मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको बिहार पुलिस या बिहार एसएससी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बिहार पुलिस एंड बिहार एसएससी में नंबर ऑफ साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हम यहाँ पे साइंस का एक ऐसा चैप्टर लाए हैं पाचन तंत्र, जहाँ से अक्सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आपसे पूछा है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले की बात करें स्टार्च, दूसरे की बात करें वसा, तीसरे की बात करें ग्लूकोज और चौथे की बात करें उपयुक्त सभी। आपको बताना ये है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। आप बता सकते हैं कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि लार किसके पाचन में सहायक होती है तो आपको बताना होगा कि लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। या पूछे कि स्टार्च के पाचन में कौन सहायक होता है तो आपको बताना होगा लार। ठीक है, चलिए इसे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके पास दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से पूछा जा रहा है कि वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा प्रभावित होता है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहले की बात करें अग्नाशय द्वारा, दूसरे की बात करें छोटी आंत द्वारा, तीसरे की बात करें बड़ी आंत और चौथी की बात करें यकृत द्वारा। आपको बताना यह है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग से प्रभावित होता है। आप बता सकते हैं कि लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग से प्रभावित होता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग से प्रभावित होता है तो आपको बताना होगा कि अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, जिससे हमसे पूछा है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। सिक्रेटिन, दूसरे की बात करें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल, तीसरी की बात करें ग्लूकोज और चौथी की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है तो आपको बताना होगा कि वसा के जलीय अपघटन के पश्चात हमें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वसा के जलीय अपघटन के पश्चात वसी अम्ल और ग्लिसरॉल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा है कि कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिला, सिक्रेटिन, हिपेरिन, एचसीएल और गैस्ट्रिन। आपको बताना ये है कि छोटी आंत से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तो आपको बताना होगा कि सिक्रेटिन नामक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछे कि गैस्ट्रिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है तो आपको बताना होगा कि गैस्ट्रिन नामक हार्मोन अमाशय से स्रावित होता है। यदि आपसे पूछे कि हिपेरिन क्या है तो आपको बताना होगा कि यकृत में उपस्थित यह एक पदार्थ देखने को मिलता है जिसका नाम हिपेरिन देखने को मिलता है। हिपेरिन का कार्य यह होता है कि वो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। यकृत में उपस्थित पदार्थ होता है जिसका नाम हिपेरिन होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है तो वो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। यहाँ पे बात है एचसीएल की। हम पूछे कि एचसीएल से क्या क्वेश्चन बन सकता है तो आप बताएंगे कि अमाशय में भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को एचसीएल क्या करता है? नष्ट करता है। कहाँ पे? अमाशय में भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? यदि पूछे आपसे तो आपको बताना होगा कि एचसीएल। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन में दे रखा है अग्नाशय में, दूसरे की बात करें छोटी आंत में, तीसरे की बात करें यकृत में, चौथे की बात करें पित्ताशय में। आपको बताना ये है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। आप बता सकते हैं कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है तो आपको बताना होगा कि पित्त रस का निर्माण हम देखते हैं कि यकृत में होता है। ऐसे कहें कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात है पित्त रस का, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो यही पूछेगा कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होगा तो आपको बताना होगा कि पित्त रस का निर्माण हमें किस में देखने को मिलता है? यकृत में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि पित्त रस का स्टोरेज कहाँ होता है, संचयन कहाँ होता है, तो आपको बताना होगा कि पित्त रस का संचयन पित्ताशय में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तो आपको बताना होगा कि पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन सबसे पहले पूछेगा कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होगा तो आपको बताना होगा यकृत में। इसका स्टोरेज कहाँ होगा तो आपको बताना होगा पित्ताशय में। यदि आपसे पूछे कि किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तो आपको बताना होगा कि पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। तो ये रहा पित्त रस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पित्त रस का संचयन कहाँ होता है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन की बात करें पित्ताशय, दूसरे की बात करें अग्नाशय, तीसरे की बात करें यकृत और चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि पित्त रस का संचयन कहाँ होता है। अभी हमने इसका आंसर बताया कि जब भी आपसे पूछा जाए पित्त रस तो पित्त रस से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला कि इसका निर्माण कहाँ होता है तो आपको बताना होगा कि पित्त रस का निर्माण यकृत में देखने को मिलता है। इसका स्टोरेज कहाँ होगा, संचयन कहाँ होगा तो आपको बताना होगा पित्ताशय में। और पूछा जाए कि पित्त रस में कौन सा पदार्थ देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि
पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो पित्त रस से ये 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस अंग में प्रोटीन का पाचन होता है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है, यकृत, वृक्क, अमाशय और आंत। आपको बताना ये है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। आप बता सकते हैं प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है तो आपको बताना होगा कि आंत में प्रोटीन का पाचन हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला, सिक्रेटिन, हिपेरिन, एचसीएल और गैस्ट्रिन। आपको बताना ये है कि अमाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम पिछले क्वेश्चन बता रखा है, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि अमाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तो आपको बताना होगा कि गैस्ट्रिन नामक हार्मोन अमाशय से स्रावित होता है। या पूछे कि गैस्ट्रिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है तो आपको बताना होगा अमाशय से। यदि आपसे पूछे कि सिक्रेटिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है तो आपको बताना होगा कि सिक्रेटिन नामक हार्मोन छोटी से स्रावित होता है। यदि आपसे पूछे कि हिपेरिन क्या है तो आपको बताना होगा कि यकृत में उपस्थित पदार्थ है जिसका नाम हिपेरिन देखने को मिलता है। हिपेरिन का कार्य क्या होता है तो वो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। यदि आपसे पूछे कि एचसीएल से क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तो अमाशय में भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने के कार्य कौन करता है तो आपको बताना होगा एचसीएल। क्या क्वेश्चन बन सकता है एचसीएल से? हमसे ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हमसे पूछ सकता है कि अमाशय में भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने के कार्य कौन सा करता है तो आपको बताना होगा एचसीएल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से अक्सर में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लार का टैलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन की बात करें हल्के अम्लीय माध्यम में, दूसरे की बात करें हल्के क्षारीय माध्यम, तीसरे की बात करें ग्लूकोज में, चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये होगा कि लार का टैलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ये देखने को मिलेगा कि लार का टैलिन नामक एंजाइम हल्के अम्लीय माध्यम में कार्य करता है या हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पित्त में, हिपेरिन में, सिक्रेटिन में, गैस्ट्रिन में। आपको बताना ये है कि पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर हम पिछले क्वेश्चन में बता रखा है, तो आपको बताना ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा। ऐसे कहें कि पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसका क्या आंसर देखने को मिलेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन की बात करें ग्लाइकोजन के रूप में, दूसरे की बात करें प्रोटीन के रूप में, तीसरे की बात करें वसा के रूप में, चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, इसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है तो आपको बताना होगा कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल सकता है, यदि हमसे पूछ दे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में किस अंग में स्टोरेज होता है या क्या होता है, संग्रहित होता है, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो यदि आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में कहाँ स्टोरेज होता है या संग्रहित होता है तो आपको बताना होगा कि यकृत में। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला है HCl, HNO3, H2SO4 और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है। क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है तो आपको बताना होगा HCl। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है यकृत, अग्नाशय, अमाशय और छोटी आंत। आपको बताना ये है कि एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या देखने को मिलती है। आप बता सकते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी देखने को मिलती है तो आपको बताना होगा कि यकृत स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछ दे कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या देखने को मिलती है तो आपको बताना होगा कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि में अग्नाशय देखने को मिलती है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या देखने को मिलेगी तो यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है तो आपको बताना होगा अग्नाशय। पहले नंबर पर पूछें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो आपको बताना होगा यकृत। दूसरे की बात करें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो आपको बताना होगा अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। ऐसे कहें कि स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत देखने को
मिलती है। यदि आपसे पूछे कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या देखने को मिलती है तो आपको बताना होगा अग्नाशय। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है यकृत, अग्नाशय, अमाशय और आंत। आपको बताना ये है कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर हम पिछले क्वेश्चन बता रखा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछे कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण कहाँ होता है तो आपको बताना होगा कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण यकृत में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिला है यकृत, वृक्क, अमाशय और आंत। आपको बताना ये है कि किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। अब बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल सकता है। जिसमें आपसे पूछा जाए कि किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है तो आपको बताना होगा किडनी या ऐसे कहें कि वृक्क के द्वारा रक्त से यूरिया को पृथक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। या ऐसे कहें कि रक्त से यूरिया कौन सा अंग पृथक करता है तो आपको बताना होगा कि रक्त से यूरिया को वृक्क पृथक करता है या किडनी पृथक करता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कोबाल्ट, लोहा, जस्ता और कॉपर। आपको बताना ये है कि इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है तो आपको बताना होगा कि इंसुलिन में जस्ता नामक धातु उपस्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है यकृत, वृक्क, अमाशय और आंत। आपको बताना ये है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऐसे कहें कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल सकता है। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, जब भी आपसे पूछे तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना होगा कि यकृत। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आपको बताना होगा कि पीलिया से यकृत अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाए कि पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है। आपके पास यहाँ तो 4 ऑप्शन देखने को मिला है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और स्टार्च। आपको बताना ये है कि पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या देखने को मिलता है। अब बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर हमें ग्लूकोज देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात है स्टार्च की। हम आपसे पूछे कि स्टार्च क्या होता है, आप बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं कि स्टार्च की जब भी बात आएगी तो आपको बताना होगा स्टार्च किससे निर्मित होता है। तो आप बताएंगे स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या देखने को मिलेगा तो आप बताएंगे ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आपको बताना ये है कि मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आप बता सकते हैं मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो वहाँ पे हमें विटामिन ए देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर में ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। या आपसे पूछा जाए कि मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो आप बताएंगे कि वहाँ पे हमें विटामिन ए देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाए कि मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का विस्रावण होता है। हमारे पास यहाँ तो ऑप्शन देखने को मिला है यकृत, अग्नाशय, अमाशय और आंत। आपको बताना ये है कि मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का विस्रावण होता है। आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल सकता है। नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का विस्रावण होता है तो वह अंग कौन सा है तो आपको बताना होगा कि वह अंग हमें अग्नाशय देखने को मिलता है। अग्नाशय से हमें हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का विस्रावण देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है यकृत, अग्नाशय, अमाशय और आंत। आपको बताना ये है कि जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं, इसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं तो आपको बताना होगा कि जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। ऐसे कहें कि यदि पूछा जाए कि जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है तो आपको बताना होगा कि जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है हिपेरिन, जस्ता, कोबाल्ट और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम पिछले क्वेश्चन में बता रखा है, तो आपको बताना ये है कि 23 का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे पूछा जाए कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है यकृत, वृक्क, अमाशय और आंत। आपको बताना ये है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पे पड़ता है। ठीक है, आप बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल सकता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि लंबे समय तक उपवास रखने से शरीर के किस अंग पे प्रभाव देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि वृक्क। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। या ऐसे कहें कि लंबे समय तक यदि हम उपवास रखते हैं तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आपको बताना होगा किडनी या वृक्क प्रभावित होता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जाए कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। पहले ऑप्शन की बात करें छोटी आंत, दूसरी की बात करें बड़ी आंत, तीसरे की बात करें अमाशय, चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, जब भी आपसे पूछे तो इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा कि छोटी आंत। या ऐसे कहें कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। या आपसे पूछे कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो आपको बताना होगा कि छोटी आंत में मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में छोटी आंत होती है। आपके पास यहाँ तो ऑप्शन देखने को मिला है। पहले की बात करें अवशोषण के लिए, दूसरे की बात करें उत्सर्जन के लिए, तीसरे की बात करें उपयुक्त, चौथे की बात करें इनमें से कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में छोटी आंत किसके लिए होती है। आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल सकता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में छोटी आंत किसके लिए होती है तो आपको बताना होगा कि मानव शरीर में छोटी आंत अवशोषण के लिए होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो इस 26 का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। ये रहा आज का 26 क्वेश्चन। यदि आप ये 26 क्वेश्चन अच्छा से देखे होंगे, समझे होंगे तो पाचन तंत्र से जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।